नमस्कार, आज है 21 दिसंबर, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अलर्ट पर सरकार। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच, नई गाइडलाइंस जल्द। तो वडोदरा में एनआरआई महिला में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि। 11 नवंबर को अमेरिका से आई थी महिला। क्रिप्टो पर आरबीआई गवर्नर की बड़ी चेतावनी। कहा, अगला वित्तीय संकट क्रिप्टो करेंसी से वेल्थ बनाने का नहीं, सिर्फ सट्टेबाजी का जरिया है क्रिप्टो करेंसी। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, आखिर क्यों है क्रिप्टो करेंसी खतरे की घंटी। कंपनियों को जल्द देनी पड़ सकती है आफ्टर सेल सर्विस की पूरी जानकारी। केंद्र सरकार पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में। इंडिया 360 में बताएंगे कैसे सरकारी पोर्टल बेहतर करेगा आफ्टर सेल सर्विस। कोरोना के डर से बाजार में भारी गिरावट। निफ्टी 186 अंक टूटकर 18,200 के पास बंद। सेंसेक्स करीब 650 अंक लुढ़का। तो ये तो रही हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरे दिन की कहानी आपको बताते हैं। तो चीन सीमा विवाद को लेकर आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 12 विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया। सांसदों ने सरकार से तवांग झड़प मामले में संसद में विस्तार से चर्चा की मांग की। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि चीन की तरफ से सीमा पर अतिक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जनता और संसद को LAC की स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी हुई है और इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तवांग झड़प मामले में PM को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस बीच हवाई यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट आया। एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर जल्द ही अपने बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना एंट्री कर सकेंगे। लंबी कतारों को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट्स पर नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बैग से निकाले बिना ही उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के संयुक्त महानिदेशक जयदीप प्रसाद ने कहा कि BCAS ने हवाई अड्डों पर कंप्यूटर टोमोग्राफी तकनीक पर आधारित स्कैनर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और इससे हैंडबैग में मौजूद सामान की साफ तस्वीर दिख सकेगी। इस स्कैनर को लगाते ही हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ NIA ने प्रतिबंधित संगठन PFI के नेताओं को लेकर अहम खुलासा किया। NIA ने कोच्चि की विशेष अदालत के सामने कुछ अहम बातें रखी हैं। NIA ने कहा कि केरल में प्रतिबंधित PFI नेता IS और अल कायदा के कुछ नेताओं के संपर्क में थे। इसके साथ ही NIA ने प्रतिबंध के बाद गिरफ्तार किए गए PFI नेताओं के खिलाफ जांच के लिए और समय की मांग की है। NIA की मांग पर विशेष अदालत ने सबूत जुटाने और चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिनों की और मोहलत दी है। आपको बताएं कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने PFI और इससे संबंधित संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अभी जेल में ही रहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश पर रोक 27 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में देशमुख के खिलाफ CBI जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को NCP नेता देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन पीठ ने कहा था कि यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि CBI ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए समय मांगा था। आज हाईकोर्ट ने एक बार फिर आदेश पर रोक 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। और शाम आते आते सरहद पार यानी पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आई। यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा बदलाव हो गया है। PCB ने रमीज रजा को अध्यक्ष पद से हटाकर अपना नया चेयरमैन नजम सेठी को बना दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नजम सेठी के नाम पर मुहर लगाते हुए PCB की कमान उन्हें सौंप दी। बताएं कि रमीज राजा को 2021 में PCB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अध्यक्ष बनने के बाद रमीज राजा खूब सुर्खियों में बने रहे। इसके बाद उनके ऊपर खिलाड़ियों के पसंद और नापसंद के भी कई आरोप लगे।
चलिए तो अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। आपने कोई नई कार खरीदी या फिर कोई स्मार्टफोन लिया, कुछ ही दिन बाद उसमें खराबी आ जाती है। ऐसे में आप कंपनी के कस्टमर केयर या फिर सर्विस सेंटर ढूंढने की जुगत में लग जाते हैं। कई बार यह काम आपका बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर देता है, लेकिन अब जल्द ही सरकार आपको इस दिक्कत से निजात दिलाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार एक वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जहां पर सभी कंपनियां अपनी आफ्टर सेल सर्विस की जानकारी मुहैया कराएंगी। कंज्यूमर गुड्स, कार, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर समेत अन्य कंपनियों के लिए यह काम करना अनिवार्य किया जाएगा। वेबसाइट पर कंपनी को सर्विस की टाइमलाइन, सर्विस सेंटर की लोकेशन, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता समेत जानकारी मुहैया करानी होगी। देखिए, कई बार क्या होता है, आप कार लेते हैं, आप स्मार्टफोन लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको पता चलता है कि कंपनी ने अपना कारोबार समेट लिया है या सीमित कर दिया है और उसके स्पेयर पार्ट या रिपेयर पार्ट जो है अब अवेलेबल नहीं है। अब फिर आदमी रिपेयर कैसे कराएगा? तो यही है राइट टू रिपेयर का एक पक्ष, जिसको लेकर अब सरकार ने सख्ती दिखा दी है। अब स्पेयर पार्ट्स की लोकेशन की उपलब्धता की तमाम जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध करानी होंगी। कंपनियों को पोर्टल पर सेल्फ रिपेयर मैनुअल्स को भी अपलोड करना होगा, ताकि छोटी छोटी बातों के लिए हर बात पे रिपेयर सेंटर ना भागना पड़े। सेल्फ रिपेयर मैनुअल की पूरी जानकारी अगर होगी तो छोटी मोटी जो रिपेयरिंग होती है वो आदमी खुद ही कर पाएगा। इस पोर्टल को उपभोक्ता मंत्रालय मैनेज करेगा। कंपनियों को आफ्टर सेल सर्विस के हर नियम और शर्तों को साफ साफ लिखना होगा, बताना होगा। रिपोर्ट्स की माने तो नई सुविधा के तहत फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स को शामिल किया जा सकता है। आपको बताएं कि सरकार की तरफ से यह पोर्टल राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क का ही एक हिस्सा है। भारत सरकार राइट टू रिपेयर का फ्रेमवर्क बनाने में जुटी हुई है और इसी के तहत कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें हर प्रोडक्ट की लाइफ तय करने से लेकर क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस को बढ़ावा देना होगा, आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर बनाना और राइट टू रिपेयर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करने पर भी चर्चा हुई है। सरकार धीरे धीरे राइट टू रिपेयर के तहत नई नई सुविधाएं लॉन्च कर सकती है, जिससे आम ग्राहक के लिए भी सामान की खरीद और खरीदारी के बाद उसकी देखभाल आसान हो पाएगी। तो राइट टू रिपेयर, ये आज की हमारी कवर स्टोरी। उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। रेखा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे देशों में राइट टू रिपेयर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा चुका है। भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट होगा एक आम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को और एम्पावर करने के लिए? मैम जी, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो राइट टू रिपेयर के तहत इस पोर्टल को लॉन्च करने का फैसला किया है, मैं इसका स्वागत करती हूँ और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आजकल का एक ज़माना ऐसा आ गया जिसको कहते हैं यूज़ एंड थ्रो। और कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि हमारी एक बार कोई चीज़ बिक जाए, अगर उस खराबी हो जाए उसके अंदर, तो जो उपभोक्ता है वो उसको फेंक दे, उसको ठीक नहीं करवाए, उसको मरम्मत नहीं करवाए और नया खरीदे। तो इस तरह की जो टेंडेंसी जो कंपनीज की है वो इसीलिए है कि उनकी वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स बिकें। खास करके जैसे आपने बात करी कार्स की है, मोबाइल फ़ोन की है, टैबलेट्स की है, फार्मिंग इक्विपमेंट की है, और जो घर में जो यूज़ करने वाली जिसको हम कहते हैं वाइट गुड्स, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें जो कई बार यूज़ करते करते ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब कोई ग्राहक उसको ठीक करवाने के लिए जाता है तो पता चलता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, फर्ज करिए कोई पंखा है, उसका ये वाला जो पार्ट है अभी बनना ही, अब ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अब आपको एक नया पंखा खरीदना पड़ेगा या नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। मतलब पुराने वाले को आप फेंक दीजिए, उसको ठीक मत करवाइए और कंपनी का मुनाफा करिए नया खरीदने के बाद भी, जबकि आपके प्रोडक्ट जो आपने खरीदा उसमें कोई छोटे मोटे कोई डिफेक्ट है जिसको आप ठीक या तो खुद घर में बैठ के कर सकते हैं या उसमें उस पार्ट को बदल के कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट को। तो ये जो इस तरीके से कंपनीज की जो एक तरीका है मुनाफा कमाने का कि उस स्पेयर पार्ट को बनाना बंद कर दो या सर्विस देना बंद कर दो, सर्विस सेंटर्स मत प्रोवाइड करो या अपनी कंपनी को बंद कर दो, उस पर्टिकुलर वो जो मॉडल है किसी चीज़ का उसको बंद कर दो बाजार के अंदर बनाना। ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के जरिए अब जो है रेगुलेट होंगी और जो कंपनीज है जिनकी जो अभी मनमानी चल रही है कि वो ग्राहक को मजबूर करते हैं नया पार्ट, नई चीज़ खरीदने के लिए, वो जो है वो बंद हो जाएगा।
अब हर कंपनी को अपना पहले ही ये बताना पड़ेगा, उस पोर्टल के ऊपर इतनी जानकारी देनी पड़ेगी कि ये वाला जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, भले वो कार है चाहे मोबाइल फोन है, वो कितने दिन तक वो उसकी वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कहाँ कहाँ पर सर्विस सेंटर्स हैं, क्या कोई छोटा मोटा रिपेयर है क्या उसको ग्राहक खुद कर सकता है, उसके स्पेयर पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे देश के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इतना जो वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर भी इतना प्रदूषण फैलता है, हर चीज़ जो है उसको डंप कर दी जाती है। अमेरिका जैसे विकसित और कंट्रीज़ के अंदर तो बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स बन रहे हैं, और हमारे देश के अंदर भी यही हो रहा है कि हर घर के अंदर आप देखेंगे कई चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन है या वॉशिंग मशीन वगैरह, कि भैया ये खराब हो गई, अब कंपनी ने ये वाला बॉटल बनाना बंद कर दिया, अब तो नया खरीदना पड़ेगा। तो इस पोर्टल के जरिए मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उनको और सुरक्षा मिलेगी, और वो अपने आप के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपनी चीज को या तो खुद ठीक कर लेंगे या उसका स्पेयर पार्ट खरीद के उस चीज को ठीक करवा लेंगे। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर भी जो इतना जो प्रदूषण हो रहा है इन चीजों की वजह से, बहुत सारे इसके पक्ष है मैम, बिल्कुल इसके बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, ये राइट टू रिपेयर की जो पूरी अवधारणा है, ये पूरी दुनिया में बाकायदा आंदोलन बन के चली। बहुत सारे देश, यूएस, यूके, दूसरे देशों में इस पे लोगों ने बाकायदा आंदोलन किए, और जो इसका मूल रूप में जो इसको बताया जाता है, फिर बाद में जो यूएस में आया मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 का जो एक्ट वहां पे आया, उसके बाद इसको पूरी दुनिया में एक तरह से कानूनी स्वीकार्यता के रूप में स्वीकार किया गया। अच्छा, इसमें एक तर्क जो कंपनीज देती हैं, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि किसी पार्ट को रिपेयर करने की बजाय कंपनियां इस बात पर ज्यादा जोर देती हैं ताकि वो उपभोक्ताओं को पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से खरीदने पर विवश कर पाए। और इसीलिए जब राइट टू रिपेयर की अवधारणा सामने आई तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका विरोध किया। इसमें कौन कौन थी? इसमें एप्पल था, इसमें माइक्रोसॉफ्ट था, इसमें अमेजॉन, इसमें टेस्ला, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने का जो तर्क उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि साहब जो टेक्नोलॉजी है वो तो हमारी बौद्धिक संपदा है, वो तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हम कैसे किसी को कह दें कि भाई आप थर्ड पार्टी से इसको रिपेयर करा दीजिए, वो तो हमारी बौद्धिक संपदा का हनन होगा। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें एक तरफ, और उपभोक्ता के संरक्षण के लिए दुनिया भर की तमाम सरकारों ने कदम आगे बढ़ाए, और अब भारत में भी उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा? रेखा मैम मेरे साथ बैठी हुई हैं। मैम, सबसे बड़ा फायदा जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे छोटे कोर्स करके जो रिपेयर की दुकान चलाते हैं, ठेली वाले, छोटी छोटी दुकानों पे जो हमारे युवा हैं, उनके लिए सोचिए रोजगार के कितने बड़े साधन उपलब्ध होंगे। अभी क्या होता है, अगर आपका एप्पल का फोन है और अगर आपने वो खुदा ना खास्ता किसी छोटी दुकान से रिपेयर करा दिया, तो एप्पल बोलता है साहब ये तो आपने कहीं और खुलवा दिया, अब हम इसका क्या करें, हम इसकी गारंटी नहीं लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो रोजगार का बड़ा साधन मैम ये। आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरीके ही की जो तर्क देके कंपनीज जो है अपनी मोनोपोली जो है मार्केट के अंदर क्रिएट करती हैं कि भाई आपने एक बार बाहर से खुलवा लिया तो अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते, और आपको जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहीं पर करवाना चाहिए था। तो देखिए, हर व्यक्ति जो है वो पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन जाता, और हर व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो छोटे छोटे कोर्सेज करके जो कुछ बच्चे हैं कि 10वीं फेल हो गए या 12वीं के बाद भी आगे पढ़ाई नहीं कर सके, वो इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं और अपने पांव पे स्वावलंबी होने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जगह जगह पर मोबाइल रिपेयर की दुकानें का जो है खुली भी रहती हैं। दिल्ली की बात करें तो गफार मार्केट जो जगह है, जो हब है मोबाइल का, वहाँ पे हर व्यक्ति जो है मोबाइल को ठीक करने को तैयार होता है। तो उन लोगों जो है जिनका जो एक व्यवसाय जो था वो बंद हो रहा था, और हमारे संविधान के अंदर ये गारंटी दी गई है कि हर आदमी को अपने रोटी रोजी कमाने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जो राइट टू रिपेयर का जब पोर्टल खुल जाएगा, तो जो सेल्फ हेल्प मैनुअल की तरह या तो ग्राहक अपने आप उस चीज को ठीक कर लेगा, या जो छोटे मोटे जो बच्चे हैं जो आगे अपने पाँव पे खड़े होके अपना ये रिपेयर की वर्कशॉप्स करते हैं,
कपड़ों की जैसे अगर बात करें तो ऑल्टरेशन की जो आज जो एक जमाना था वो खत्म हो चुका है। आप नया कपड़ा खरीदते हैं, उसी तरह से मोबाइल खराब हो जाए तो आप जाके नया मोबाइल खरीद लेते हैं, कार खराब हो गई नई कार खरीद लेते हैं। तो इस तरह का जो हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने कहा कि जो रिपेयर करने वाले जो लोग थे उनका जो व्यवसाय था वो भी बंद हो गया, उनको रोटी रोजी कमाने का जो था वो एक मौका जो मिलता था वो भी बंद हो गया। ग्राहक सोचता था भले भाई ज्यादा पैसे दे देता हूं, या तो मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाता हूं, मेरे को चाहे 4 गुना पैसे देने पड़े, या मेरे को उसके अंदर जो एएमसी होता है कि एनुअल मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे को करना चाहिए, या मेरे को इससे तो अच्छा है कि मैं नई चीज खरीद लूं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी बंद होगी, और साथ साथ जो कार्बन फुटप्रिंट्स की जो हमारे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जरूरी है, इन चीजों की वजह से, इन व्हाइट गुड्स की वजह से वो भी है वो बंद होगा। तो एक कुल मिलकर सबके लिए एक बहुत उत्साह की बात है। और देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं, बिल्कुल मैम आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने आपको बताया कि देखिए जो OEMs हैं, यानी कि जो जिन्हें हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं, वो तो इस बात का हमेशा विरोध करते ही रहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो थर्ड पार्टी बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो उनके कारोबार के बीच में आए। लेकिन ये एक आम आदमी, आम उपभोक्ता का अधिकार है, और साथ ही साथ जो क्रिएशन ऑफ जॉब्स होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जो मैम कह रही हैं पर्यावरण के लिए, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट, हमारे दर्शकों को ये भी समझना होगा। देखिए भारत में अगर ई कचरा, सिर्फ ई कचरा, यहां वहां आपने ई कचरा देखा होगा, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये भारत में। 2017-18 का डेटा है, पूरा का पूरा 7 लाख टन उत्पादित हुआ था ये ई कचरा, और 2019-20 में ये 10 लाख टन हो गया, यानी कि कितना गुना इसमें बढ़ोतरी हुई। अब ये ई कचरा जो है ये कैसे कम होगा? ई कचरा तभी कम होगा जब आपके पास कोई खराब इक्विपमेंट है, खराब पार्ट है, अगर आप उसको रिपेयर कर लेंगे तो ज्यादा समय तक उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में ई कचरा प्रबंधन में भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और यही है इसका पर्यावरण से जुड़ा हुआ इसकी जो महत्ता है। मैम, जॉब क्रिएशन, पर्यावरण, सबके लिए ये एक बेहद अचूक उपाय बिल्कुल है। और ये स्पेशली जो पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक के बाद के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि जब लोग अपने घरों के अंदर रहे, इतने ऑलमोस्ट 2 साल तक लोग जब अपने घरों में रहे, तो उन्होंने एक तरीके से एक टाइम पास करने के लिए कह लीजिए कि हर व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। चाहे उसको वो वस्तु चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, चाहे उसकी ज़रूरत उसकी जीवन में है कि नहीं, एक सिर्फ अपने जिसको कहते हैं अपने जीवन के जो खोखलापन है, जो एम्प्टीनेस को उसको ख़त्म करने के लिए। तो जो पैसे की वेस्टेज भी जो घरों के अंदर हो रही थी, जो पहले एक तरीके का होता था कि सेविंग्स होती थी, वो सेविंग्स नहीं होती। और जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो एक कॉर्पोरेट जनरेशन है जिसको जनरेशन वाई कहते हैं, तो वो जो है जो एक जिसको कहते हैं ना यूज एंड थ्रो कल्चर को, जैसे आप टिश्यू पेपर को यूज करते हैं और फेंक देते हैं, तो उसी तरह से जो युवा पीढ़ी आजकल किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म नहीं सोचती है, और कहते हैं कि लिव फॉर द मोमेंट, मतलब सिर्फ आज के लिए जीना है, चाहे उसको कैसे भी हम अपने पैसे को उड़ा दें। तो मुझे लगता है कि एक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो ये राइट टू रिपेयर का जो पोर्टल अगर खुल जाएगा तो एक सब लोगों के अंदर एक तरह से ठहराव लाएगा, एक जिम्मेदारी लाएगा, और कुल मिला के मुझे लगता है कि कंपनियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से इसको एक सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। उपभोक्ता को तो फायदा ही होगा, पैसे की घरों के अंदर सेविंग्स होगी, और जो पर्यावरण है उसका तो एक बहुत बड़ा जो है बचाव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम। इन नटशेल अगर हम थोड़ा सा इसका सार निकालने की कोशिश करें तो ये जो यूज एंड थ्रो कल्चर है, जो कि हमारी जेब के लिए ठीक नहीं है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ठीक नहीं है, और एनवायरनमेंट के लिए तो ठीक है ही नहीं, वो यूज एंड थ्रो का कल्चर जो है वो कम होगा। इससे बूस्ट मिलेगा, जो छोटे रिपेयर शॉप्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, उसमें कमी आएगी, कंज्यूमर का पैसा बचेगा, सबसे बड़ी बात ये, कंज्यूमर का पैसा बचेगा। और जो सर्कुलर इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, अगर किसी प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ेगा, उसकी मेंटेनेंस हो पाएगी, उसे रीयूज आप कर पाएंगे, उसे अपग्रेड कर पाएंगे, या रिसाइकिल कर पाएंगे, या वेस्ट हैंडलिंग कर पाएंगे अप्लायंसेस की, तो इससे जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें एक ताकत आएगी, और ये पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी के लिए। वो तो छोटा सा टॉपिक जरूर है, लेकिन इसके बहुत बड़े फायदे हैं और दूरगामी परिणाम भी हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। रेखा अग्रवाल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी,
क्रिप्टो में निवेश करने वालों को एक बार फिर आरबीआई गवर्नर ने सतर्क किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में अगला वित्तीय संकट, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रिप्टो करेंसीज की वजह से आएगा। जी हां, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज की वजह की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। प्राइवेट क्रिप्टो वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन पर किसी केंद्रीय नियामक का नियंत्रण नहीं होता, और उन्होंने इसीलिए कहा कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाना बहुत जरूरी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एफटीएक्स एपिसोड के बाद, जो एफटीएक्स का पूरा एपिसोड सामने आया, उसके बाद हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान यह भी बताया गया कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अब 140 अरब डॉलर रह गई है। इस साल इसके वैल्यूएशन में लगभग 40 अरब डॉलर की गिरावट आई है। जिस एफटीएक्स की बात आरबीआई गवर्नर कर रहे थे, वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सचेंज अब दिवालिया हो चुका है। एफटीएक्स के दिवालिया होने की सबसे बड़ी वजह रही क्रिप्टो में लगातार गिरावट, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी। दरअसल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कतों की वजह से एफटीएक्स को नुकसान हुआ, और इसका असर यह हुआ कि टेरा लूना क्रिप्टो का भाव 9400 से टूटकर 1 पैसे से भी कम पर आ गया। और इसके अलावा सिंगापुर का क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल भी दिवालिया हो चुका है। क्रिप्टो में मची यह हलचल साफ संकेत दे रही है कि यहां पर निवेश बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ है और इसका कोई भी भविष्य तय नहीं है। क्रिप्टो में निवेश को लेकर भारत की बात करें तो यहां पर सरकार ने क्रिप्टो के मुनाफे पर 30% का टैक्स लगाकर इसमें निवेश की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम कसने का काम तो किया है, लेकिन क्रिप्टो कॉइन के अलग अलग सौदों पर मुनाफे और घाटे का सेटलमेंट नहीं होता, और बल्कि हर कॉइन के सौदे पर यह टैक्स अलग अलग लगता है। सरकार ने इस कदम से क्रिप्टो के बुलबुले को फूटने से पहले ही भारतीय निवेशकों के पैसे डूबने से एक तरह से उन्हें आगाह करने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पैसे इसमें डूब गए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए गवर्नर साहब ने क्या कहा। Our view is that it should be prohibited, because if it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग सर हमारे साथ हैं। गर्ग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। गुड इवनिंग दीपक। तो सर, आप इत्तेफाक रखते हैं जो गवर्नर साहब की जो चिंता है नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, और उन्होंने कहा मार्क माय वर्ड, कॉन्फिडेंस इतना है? सेंट्रल बैंक गवर्नर को क्रिप्टो करेंसी इसके बारे में चिंतित देखना असामान्य नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक करेंसी का काम करता है, करेंसी इशू करता है, करेंसी मैनेज करता है, और अगर कोई दूसरी करेंसी आके उस की जगह लेने की कोशिश करे तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर को चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही अलार्मिस्ट हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज का वैल्यूएशन, जैसे आपने बताया, अभी 140 बिलियन डॉलर ही रह गया है। क्रिप्टो करेंसीज में कोई लोन्स लेवरेज दुनिया में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से फाइनेंसिंग दुनिया में अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी की प्रेजेंस है नहीं, तो कोई नेक्स्ट क्राइसिस कैसे क्रिप्टो करेंसी से आ सकती है, वो मेरी समझ के बाहर है। सो मुझे ये बयान लगता है कि somebody is trying to make mountain out of molehill। आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये क्रिप्टो सिस्टम्स एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है, एक बहुत नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक नए पूरे बिजनेस सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम जो आज के सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम से बिल्कुल अलग है, उस पे नए बिजनेस बनने की, नई सर्विसेज, नए असेट्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा पावरफुल सिस्टम है। कोई भी नया पावरफुल टेक्निकल सिस्टम आता है तो उसमें कई लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके कारण से आपने ये क्रिप्टो करेंसीज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए देखे।
और जब वो एक्सपेक्टेशंस रियलाइज नहीं होती तो फिर क्रैश भी आता है। तो क्रैश भी आपने देख लिया। ये नई बात नहीं है। .com बबल दुनिया में आया था उस समय जब इंटरनेट दुनिया की इकोनॉमी को और सिस्टम को नहीं चलाता था। लेकिन आज 20 साल बाद उस .com बबल के बाद दुनिया की इकोनॉमी और ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम बहुत कुछ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे इंटरनेट बेस्ड हो गया है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मेटावर्स आ रहा है, इंटरनेट 3 आ रहा है जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है। तो अगर हम उस सिस्टम को नहीं समझेंगे, स्वीकार करेंगे, तो दूसरी क्राइसिस हमें ज़रूर आ सकती है कि देश जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मिस किया, उसी तरह से देश में शायद हम डिजिटल रिवोल्यूशन में भी पीछे रह जाएं। बट सर, आपके ऑप्टिमिज्म की वजहें आपको क्या नजर आती हैं? क्योंकि जो क्रिप्टो प्लेयर्स हैं वो खुद अभी इतना अश्योर्ड नहीं है, इतने सर्टन नहीं है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि भविष्य इसका सिक्योर्ड रहेगा। आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिप्टो की वजह से नहीं आएगी? आज जो प्लेयर क्रिप्टो सिस्टम में नजर आते हैं वो बेसिकली जो एक्सचेंज हमने बनाए यहाँ पे और उन एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग को शुरू की, वो लोग नजर आते हैं और वही बातें करते हैं। पहले उनको बहुत ज़्यादा उत्साह था, इस समय दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड। लेकिन हमने अपने देश में अभी क्रिप्टो पे और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई बिजनेसेस तो बनाए नहीं, कोई सर्विसेज क्रिएट तो की नहीं, कोई असेट्स बनाना शुरू तो किया नहीं, और हम केवल इसी में बह गए कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है और इसलिए इसको ट्रेड करिए और ये करिए और एक्सचेंज बनाइए, उसको रेगुलेट कर लीजिए। आप देखिए अमेरिका में FTX हुआ, अमेरिका में दूसरी चीज़ों के क्रिप्टो बेस्ड बबल्स कुछ बर्स्ट हुए, लेकिन अमेरिका तो बैन नहीं कर रहा है, अमेरिका तो इसको रोकने की बात नहीं कर रहा है, वो इनोवेशन को ख़त्म तो नहीं कर रहा है। अब ये जो नई टेक्नोलॉजीज जब भी आती हैं तो शुरू में उसको बहुत लोग समझते नहीं हैं, उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। इसलिए इस पीरियड में जो ये संक्रमण काल का पीरियड होता है जिसमें शुरू में आके टेक्नोलॉजी परिपक्व होने की तरफ बढ़ती है, वो फेज अभी चल रहा है। इसलिए ऑप्टिमिज्म का मैं ऑप्टिमिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं रियलिज्म की बात कर रहा हूँ कि हमें इसके रियल पोटेंशियल को खत्म नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथवाटर। बट उन्होंने आज जब क्रिप्टो करेंसी का शब्द का इस्तेमाल किया तो वो बार बार उसके प्रीफिक्स में प्राइवेट लगा रहे थे, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, जिसकी आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और बाकी इस पूरी अवधारणा को एक तरह से अंगीकृत करना, तो उसमें तो हमारी जो डिजिटल करेंसी है वो तो है ही। सरकार तो कह रही है हम ब्लॉकचेन अपनाएंगे, हम रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी पे आगे बढ़ रहे हैं, बट उनकी चिंता संभवतः प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर है जो रेगुलेटेड नहीं है। देखिए, एक फीचर जो बहुत डिस्टिंक्ट है डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम में, क्रिप्टो ब्लॉकचेन सिस्टम में, वो ये है कि इस सिस्टम में जो भी सर्विसेज उन प्लेटफॉर्म्स पे आप देते हैं, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं, या उस पे जो भी असेट्स क्रिएट करते हैं, जो भी बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, उसका व्यापार और उसका दायरा जो है वो पूरा विश्व है, क्योंकि ये सब वर्चुअल हैं। मशीन से मशीन ट्रेड होती है, पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस पे काम नहीं करते। और इस पे सबसे जो सूटेबल करेंसी जिसमें ये ट्रेड हो सकता है वो एक डिजिटल करेंसी है। तो इन्होंने इस सिस्टम जो सबसे इनोवेटिव एस्पेक्ट ये है कि इन बिजनेसेस ने अपनी खुद की करेंसी का कॉन्सेप्ट ले आए। तो एथेरियम है तो वो अब ईथर करेंसी में काम करता है, इस तरह से बाकी सब भी। सो ये जो इनोवेशन, जो डिफरेंस है, ये इतना गंभीर डिफरेंशिएशन है कि जो हमारा आज का ट्रेडिशनल सिस्टम है
जो केवल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सारे बिजनेसेस हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सारे बिजनेसेस, बहुत सारे आजकल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है, वो अपनी करेंसी नहीं रखते, वो सेंट्रल बैंक की करेंसी के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन ये नया सिस्टम सेंट्रल बैंक की करेंसी के साथ काम नहीं कर सकता। सो चैलेंज ये है कि इस सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक एलिमेंट है कि आप अपनी करेंसी पे काम कर लें, अपनी उस पे, उसको दुनिया कैसे समझेगी, देश कैसे समझेंगे, और उनको अपनी डिजिटल करेंसी, अब जैसे हम भी एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं कि भाई हमारी डिजिटल करेंसी आ जाए, ऐसे ही बाकी सभी देश धीरे धीरे डिजिटल करेंसी ले आएंगे। अभी ग्लोबल कोई डिजिटल करेंसी नहीं है, इसलिए बिटकॉइन जैसी ग्लोबल करेंसी, डिजिटल करेंसी आने की कोशिश हुई है। दुनिया में अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी हो जाए। तो आने वाले समय में इन क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म के करेंसीज की वैल्यू रिलेटिव टू देशों की अपनी डिजिटल करेंसीज के मुकाबले, और उनका इंटर प्लेटफॉर्म वैल्यूएशंस वगैरह, आने वाले समय में अगर हम इन चीज़ों को तय कर पाएंगे तो ये बिजनेसेस ग्रो करेंगे, ये टेक्नोलॉजी पे आधारित बिजनेसेस ग्रो करेंगे। ये निश्चित मान के चलिए दीपक कि ये टेक्नोलॉजी और ये इस सिस्टम पे जो बिजनेस बन रहे हैं वो बहुत पावरफुल हैं। उनका अपना सोच अलग है। आप नई सिटीज, नए बिजनेसेस, नया सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम पे, बिना सरकार के, बिना सेंट्रल बैंक के बीच में हुए। और ये निश्चित रूप से जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है, सॉवरेन की पहचान उसकी करेंसी से होती है। तो अगर ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स आ रहे हैं जो आने वाले समय में काफी पावरफुल होंगे, तो निश्चित रूप से जो इनकम्बेंट है उसको चैलेंज महसूस होगा। सो आई डोंट थिंक कि हमें इसमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और इसको प्राइवेट मानते हुए, सारा बिजनेस बेसिकली प्राइवेट होता है। आज हमारी जो कंपनियां हैं वो क्या प्राइवेट कंपनियां नहीं हैं, वो लेकिन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम को यूज करती हैं। तो अगर और बिजनेसेस, हाँ, ये आपने बड़ा दिलचस्प नजरिया रखा सर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हमारा तैयार जब हो ही गया है, और आप कह रहे हैं कि भविष्य में भी प्राइवेट करेंसीज का और जो रेगुलेटर्स हैं उनका मिलन हो पाएगा, ऐसा मुश्किल है, तो फिर तो ये वही बात होगी जो दास साहब बार बार कहते रहते हैं, जो उनकी चिंता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बना है बाईपास करने के लिए पूरे सिस्टम को, और फिर या तो टू बाईपास द सिस्टम और टू ब्रेक द सिस्टम। नहीं, देखिए, जब एक नया सिस्टम है जो चैलेंज कर रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम, इसको आप दो तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उसको, नए सिस्टम को ख़त्म कर दें, बट वो बहुत वैल्यूबल आउटकम्स नहीं देगा। दूसरा सोल्यूशन ये है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो नए सिस्टम्स के साथ रिकंसाइल करें, उसको ऑनबोर्ड करें। आज उदाहरण के तौर पे, आज से 30 साल पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम में बिल्कुल डिजिटलाइजेशन नहीं था। हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से मैनुअल था। उस समय जब बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल शुरू किया, कंप्यूटराइजेशन शुरू किया, तो बहुत रेजिस्टेंस था। हमारा सेंट्रल बैंक भी उसको पुश नहीं कर रहा था। हम अभी भी डिजिटल बैंकिंग को पूरी तरह से नहीं अपना रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं कि भाई हम कुछ डिजिटल ब्रांचेस बना देंगे। सो हमारा एटीट्यूड इन जनरल नई टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा कॉशियस रहता है। कॉशियस रहना बुरी बात नहीं है, इसके बारे में भी कॉशियस रहें, लेकिन अल्टीमेटली इसको रिकंसाइल करके दोनों सिस्टम्स की खूबियों को और अच्छाइयों को शामिल करते हुए देश के लिए एक हार्मोनियस सिस्टम अगर हम बनाएंगे तो हमारा देश इसको मिस नहीं करेगा। अगर हम इसको किल करने की कोशिश करेंगे तो डिले होगा, अल्टीमेटली ये आएगा। इस आइडिया को आप रोक नहीं सकते, इस टेक्नोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो आपने बात बोली आखिर में कि आइडिया को आप रोक नहीं सकते और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं कर सकते,
उस पर तो हमें जो सरकार के एक्शंस हैं वो आपकी बात पर एक तरह से मोहर लगाते हैं, क्योंकि सरकार ने ये टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट किया है और इस आइडिया को भी आत्मसात किया है। हालांकि आज जो गवर्नर साहब का जो बयान आया है कि ये 100% स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है और उनके नज़रिए में तो इसे प्रोहिबिट कर देना चाहिए। गर्ग साहब के नज़रिए में ऐसा करना थोड़ा सा अतिरेक ज़्यादा होगा और हमें समय का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। चीन, अमेरिका, जापान और ब्राजील जैसे देशों में और साथ ही साथ जर्मनी में भी बढ़ते कोरोना केसेस के बाद भारत भी अलर्ट हो गया है। इस बीच खबर यह आ रही है कि वडोदरा में कोरोना का BF.7 वेरिएंट जो है ये मिला है। ये वेरिएंट एक NRI महिला में पाया गया है। बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को महिला अमेरिका से आई थी। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने CMOs को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने भी कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इससे पहले सरकार ने लोगों को बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। इस मीटिंग में सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। चीन में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या फिर से कोरोना ठप कर देगा ग्लोबल एक्टिविटीज? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन तो कोविड से पस्त है ही, साथ ही अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। सरकार अलर्ट मोड में है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी सभी राज्यों से कोरोना के दर्ज हो रहे सभी मामलों के सैंपल्स को लैब में भेजने को कहा है, ताकि कोरोना का अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग को ट्रैक करने के साथ ही इससे निपटा जा सके। भारत की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने INSACOG यानी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम नेटवर्क के जरिए कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने की पूरी तैयारी की हुई है। इसके लिए सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, जिसमें देश में किसी नए वेरिएंट के पाए जाने पर इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दिया है। हालांकि सरकार ने ग्लोबल स्तर पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद हवाई यात्रा को लेकर कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को देखें तो पिछले हफ्ते संक्रमण के चलते देश भर में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 3 दिनों से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले सप्ताह कोरोना के करीब 1100 नए मामले दर्ज किए गए थे। जानकारों का मानना है कि इस बात की बहुत कम आशंका है कि भारत में चीन जैसे हालात हों, लेकिन फिर भी इसे लेकर सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने साफ किया कि चीन में कोरोना संक्रमण के विस्फोट की कई वजहें हैं, जिसमें उसकी जीरो कोविड पॉलिसी भी एक बड़ी वजह है। लेकिन भारत में फिलहाल हालात सामान्य हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पहले बेहद सख्ती चीन की जनता पर थोपी गई और बाद में विरोध के चलते चीन की सरकार ने लॉकडाउन में एकदम से ढील दे दी तो कोरोना के मामले भी अचानक बढ़ गए। चीन के लोगों की कमजोर इम्यूनिटी भी बढ़ते मामलों की एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 साल में चीन के ज्यादातर लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हुए थे, इसलिए वहां के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई। एक और बड़ी वजह यह है कि चीन में 50% बुजुर्गों को वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगी है, इसीलिए कोरोना के नए वेरिएंट के निशाने पर ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 3 महीने में चीन की 60% आबादी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ सकती है। इसके अलावा चीन की वैक्सीन साइनोवैक भी सवालों के घेरे में रही है और उसकी एफिकेसी पर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल तो भारत ने वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत नया रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 220 करोड़ वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन क्या अब समय आ गया है कि सरकार को कोरोना के बढ़ते ग्लोबल खतरे को देखते हुए देश में इसकी तीसरी डोज को अनिवार्य कर देना चाहिए? हम सब जानते हैं कि काफी मशक्कत के बाद भारत कोरोना से पार पाने में कामयाब हुआ है और अगर फिर से इसका संक्रमण फैला तो स्वाभाविक रूप से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना को लेकर अलर्ट के जो केसेस हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपको डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि लापरवाही भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार आपकी सावधानी और वैक्सीनेशन भी है। देश में लगभग सभी लोग 2 डोज ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी बूस्टर डोज नहीं ली है। सरकार के मुताबिक अभी तक सिर्फ 27-28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है।
सरकार ने भी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। ऐसे में अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है और लगवाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे आप बूस्टर डोज लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। एक बार फिर कोरोना वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। चीन ही नहीं बल्कि जापान और अमेरिका समेत कई देशों में फिर मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामले में भारत अभी काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका यह है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर रखें और साथ ही वैक्सीनेशन पूरा कर लें। ऐसे में अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है और लगवाने की तैयारी कर रहे हैं तो सब पहले पता कर लें कि आपके आसपास कहां पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल पर सारी जानकारी दी है। आपके आसपास कहां बूस्टर डोज लगाई जा रही है, इसका पता करने के लिए सबसे पहले कोविन पोर्टल पर जाएं। यहां सर्च योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचें। यहां पर आप जिला, पिन कोड या फिर सीधे मैप के जरिए सेंटर खोज सकते हैं और नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर खोजने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए होम पेज पर साइन इन बटन पर क्लिक करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालें। नए विंडो में शेड्यूल अपॉइंटमेंट का विकल्प आएगा। इसमें आप नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। याद रखें, सावधानी और वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका है। इसलिए अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द लगवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। इसमें दोनों से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराने की अपील की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ये संभव ना हो तो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। चिट्ठी में मंडाविया ने लिखा है कि कोरोना महामारी एक सार्वजनिक आपात स्थिति है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए। सुनिश्चित हो कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा का हिस्सा हों। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई और इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया था। चौधरी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मंडाविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मंडाविया को जनता का ध्यान हटाने के लिए नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी मंडाविया के पत्र को लेकर तंज कसा है। चलिए अब हम आपको देश के कई शहरों में बर्फबारी से हुए असर के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। चमोली में बर्फबारी की वजह से पानी जम गया। इन दिनों हिमाचल के लाहौल स्पीति में सिर्फ एक ही रंग दिख रहा है। आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक और जमीन से लेकर घर और गाड़ियां, सब बर्फ की चांदनी सी चमक रही हैं। मौसम की इस बर्फबारी ने लाहौल स्पीति की काया ही पलट दी है। हर जगह सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा है। तस्वीरें लाहौल की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। यहां कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की इन वादियों को देखकर लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने यहाँ कोई चित्रकारी की हो। बर्फबारी को देखकर पर्यटक के चेहरे खिल उठे और पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के चमोली का भी है, जहां मौसम के बदले तेवर ने जोशी मठ में बहने वाले झरने के पानी को बर्फ में बदल दिया है। घाटी में रात को तापमान -15 डिग्री तक पहुंच रहा है। सड़कों पर पाला जमने से फिसलन हो रही है।
इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की तस्वीरें आपको अपनी ओर खींचने के लिए काफी हैं, लेकिन वहां जाना इस वक्त आसान नहीं है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमी है और बर्फबारी में ड्राइव करना आसान नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बर्फबारी हर जगह लोगों को लुभाती नहीं है, हर जगह खुशगवार माहौल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में भीषण सर्दी का सितम जारी है। कई हिस्सों में माइनस से नीचे पहुंच गया है तापमान, और ऐसे में लोग बेहाल हैं। पर्यटकों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर, वादी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जन्नत में भीषण सर्दी, डल झील जमी, पहलगाम से श्रीनगर ठंड का सितम, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त ठंड से जमी झील, कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा। तस्वीरें जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की हैं। पूरी घाटी इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। खून जमा देने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। कड़ाके की ठंड से दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील जमने लगी है, जिसके चलते हमेशा लोगों से गुलजार रहने वाले डल झील पर पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। श्रीनगर में -3.5 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.8 डिग्री तक पहुंच गया है। जबरदस्त ठंड का असर लोगों पर साफ दिख रहा है। लोग कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे हैं। कोई मजबूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलना ही मुनासिब समझ रहे हैं। श्रीनगर पहलगाम ही नहीं, लद्दाख और लेह में भी 0 से -10.8 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये दुश्वारियां अभी कम होती नहीं दिख रही। एक फीबल WD है। मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन में आपको 3 डिग्रियां नॉर्मल से ज्यादा आपका डे टेम्परेचर रहेगा अभी 25 तारीख तक, और नाइट में 2 से 3 डिग्रियां नॉर्मल से नीचे आपका टेम्परेचर रहेगा। कश्मीर में गलन भरी ठंड से लोग अभी से बेहाल हैं, लेकिन जैसे जैसे और बर्फबारी होगी, तेज हवाएं चलेंगी, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। अमेरिका, रूस, कनाडा समेत कई देशों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर हालात खराब हुए हैं। वैंकूवर में तबाही मची हुई है। सड़कों पर काफी ज्यादा बर्फ है। कई जगहों पर हवाई यात्राएं रद्द कर दी जा रही हैं। कुदरत जब जमीन पर कोई कलाकारी करती है तो नजारे ऐसे ही नजर आते हैं, जो खूबसूरत के साथ साथ मनमोह लेने वाले भी होते हैं। ये तस्वीरें हैं रूस की राजधानी मॉस्को की। जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। अब जरा इस घर को देखिए। खिड़की से लेकर छत तक सब जगह बर्फ की चादर है। माइनस टेम्परेचर से बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर रखा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के टीले की तरह नजर आ रही हैं। कारों में भी बर्फ जमी हुई है। आलम यह है कि सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के लिए कहीं पर मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गई। बर्फीले तूफान में सड़क पर चल रही गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने कनाडा के कई शहरों में बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का भी अलर्ट जारी किया है। शनिवार को आए बर्फीले तूफान की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। कभी कभी खूबसूरत दिखने वाली यही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, जो देखते देखते जानलेवा साबित हो जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब जरा मार्केट का भी हाल ले लेते हैं। कोरोना की बढ़ती चिंताओं से बाजार में घबराहट आज देखने को मिली। बाजार की शुरुआत आज तेजी के साथ तो हुई, लेकिन धीरे धीरे बाजार में बिकवाली बढ़ती गई। बैंकिंग, मेटल और रियल्टी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। हालांकि फार्मा, आईटी शेयरों में बढ़त देखने को मिली, लेकिन ये बाजार को संभालने में नाकाम साबित हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स भारी गिरावट के साथ 635 अंक गिरकर 61 के लेवल पर बंद हुआ। तो निफ्टी भी 186 अंक टूटकर 18,199 पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट ज्यादा देखने को मिली और ये 741 अंक टूटकर बैंक निफ्टी बंद हुआ। और अमेरिकी बाजारों का हाल भी ले लेते हैं। तो अमेरिकी बाजारों में आप देखिए अच्छी खासी उछाल दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स आप देखिए 381 अंकों की उछाल के साथ 33,232 के स्तर पर काम कर रहा है। अच्छी खासी तेजी। नैस्डैक में अगर आप देखें तो 73 अंकों की तेजी 10,620 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और S&P भी आप देखें तो 1% से ज्यादा तेजी 3,863 के स्तर पर कारोबार करता हुआ S&P नजर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में देखी जा रही है तेजी। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सेठी सर, आगे मार्केट में किस तरह की चाल रह सकती है? थोड़ा डर दिखाई दिया कोरोना के केसेस का। नहीं, बिल्कुल दीपक, आज के बाजार में वाकई में पिछले कुछ दिनों के बाद एक सही महीने में एक अच्छी खासी गिरावट आज देखी गई। सभी सेक्टोरल इंडिसेस नीचे थे। सिर्फ जो कोविड से जिनको फायदा होता है, जैसे फार्मा है, हेल्थ केयर है या आईटी, जिनको फर्क नहीं पड़ता, वही खाली पॉजिटिव थे। फार्मा और हेल्थ केयर में तो अच्छी खासी तेजी थी। बाकी बाजार में अब जिस तरह से कोविड की खबरें आ रही है चाइना से या फिर हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से, तो थोड़ा बहुत कॉशियस रहने की तो जरूरत है। हालांकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो यूएस के मार्केट में बहुत ही दमदार तेजी हो रही है, तो उस पर अगर एक्ट करेंगे हमारे बाजार तो होने को मुझे लगता है कल थोड़ा गैप अप बिल्कुल खुल सकता है अगर यूएस के बाजार बंद होते हैं, बिकॉज आज हम अच्छे खासे गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे लगता है इस फ्रंट पे थोड़ी क्लैरिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और थोड़ा कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। जितना बचा सकते हैं उतनी ही लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।